दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो पेपर है वो रिसेंटली हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने डिटेल से बनाया है। लगभग 45,000 से ज़्यादा लोग उसको ऑलरेडी देख चुके हैं। उस वीडियो में मैंने दो ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन किया था। एक मेरा पर्सनल ग्रुप था और साथ ही साथ में एक प्राइवेट पेड ग्रुप मैंने बनाया हुआ था, और उसमें सारा कंटेंट आपको दिखाया था। कुछ कीवर्ड्स टाइप कर करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि क्या क्या चीज़ें अब की बार के एग्जामिनेशन में आई थी जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। सब चीज़ें मैंने आपको डेट वाइज दिखाई थी, कौन कौन सी डेट को हमने क्या क्या पढ़ा था, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन इन्फॉर्मेशन कवर करवाई थी। अब जब से यहाँ पे लोगों ने उस ग्रुप को यहाँ पर देखा है ना, और ये वीडियो जैसे अपलोड हुआ है उसके बाद से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि उस ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है। देखो यार, वो मैंने ऐसे एक पेड ग्रुप स्टार्ट किया था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो मैं उस ग्रुप में डालता हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपको पूरे साल पीडीएफ्स के अंदर भी दी गई है। बट पीडीएफ्स में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे रिवीजन कर पाना, क्योंकि पीडीएफ्स का फॉर्मेट थोड़ा सा दूसरा है, क्योंकि कुछ कॉपीराइट इश्यूज़ हो गए थे, उसकी वजह से मुझे चीज़ों को बदलना पड़ा था। और उसी कारण की वजह से मैंने वो ग्रुप स्टार्ट किया था, और उस ग्रुप में काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, लाइफ टाइम एक्सेस लिया था उन्होंने, और वो लोग अभी भी ज्वाइंड हैं। फिर कुछ टाइम बाद मैंने उस ग्रुप को ऑफ कर दिया था, लेकिन अभी भी मतलब जब से वो वीडियो अपलोड हुआ है ना, लगभग मैंने 2000 से ज़्यादा मैसेजेस को रिसीव किया है। काउंटिंग जो है वो मेरी 2000 तक है, उससे ज़्यादा ही मैसेजेस यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं कि कैसे ज्वाइन करना है उस ग्रुप को, उसका प्रोसेस क्या है। तो उसको ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना, आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाएगी। Now, hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 30 मई 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज, आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कैम्बोडिया को, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, जो कि रिसेंटली हुआ है। क्वेश्चन के बारे में कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था ऑलरेडी, तो देखते हैं कौन कौन यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाता है। क्वेश्चन बोला गया कि जो वोल्बाचिया मेथड है ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो इसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए बोलता है इस मेथड का यूज़ किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज़ स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़। ऑप्शन नंबर 2, कन्वर्टिंग क्रॉप रेसिड्यूज इनटू पैकिंग मटेरियल। ऑप्शन नंबर 3, प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ऑप्शन नंबर 4, प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नाउ ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट वाली बात है, जो हमारा इसरो है, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कल के दिन NVS-01 जो सैटेलाइट है, जिसका वेट लगभग 2232 kg के आसपास है, 2332 किलोग्राम का, तो इस सैटेलाइट को अभी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर में लॉन्च कर दिया है इसरो ने। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। सैटेलाइट का नाम ध्यान रखना, NVS-01। तो सैटेलाइट यहाँ पर ये थोड़ा खास है भारत के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो कि इंडिजीनियसली बनाए गए हैं। इवन सबसे पहली चीज़ जो ये सैटेलाइट है, इसको L1, L5 एंड S बैंड के साथ में लॉन्च किया गया है। दूसरा, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एटॉमिक क्लॉक है वो हमने अपने खुद से पहली बार बनाया है, इंडिजीनियसली अपने देश के अंदर बनाया गया है, और उसको यहाँ पे बना के लॉन्च किया गया है इस सैटेलाइट के माध्यम से। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सैटेलाइट का यूज़ क्या है और बाकी सारी चीज़ें, तो एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने नेविक का नाम सुना होगा। अब की बार यूपीएससी ने इसको लेकर सवाल भी पूछा था, और मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में सारी डिटेलिंग्स कवर कर रखी थी। तो नेविक क्या है? नेविक है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो नेविक सिस्टम एक प्रकार का जीपीएस की तरह है, ठीक है।
यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जैसे आज आप लोग गूगल मैप और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो वो जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ना, वो जीपीएस सिस्टम का यूज़ कर रहा है। और जीपीएस सिस्टम किसका है? अमेरिका का, यूएस का। और इस प्रकार के कई सारे अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम अलग अलग कंट्रीज़ ने बनाए हुए हैं। जापान का खुद का अलग सिस्टम है, रशिया ने भी अपना यहाँ पर सिस्टम बनाया हुआ है, चाइना ने बनाया हुआ है। तो इंडिया काफ़ी पीछे था इस मामले में, तो इंडिया ने भी कुछ इस प्रकार का अपना खुद का सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया गया नेविक, यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो नेविक सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि जो मैपिंग वगैरह हम लोग जीपीएस सिस्टम यूज़ करके कर रहे थे, बट अब वो जो चीज़ें हैं वो इंडिया की खुद की सैटेलाइट से हो पाएंगी। तो दोस्तों, ये जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है काफ़ी ज़्यादा हैवी है और GSLV Mark 3 वाले रॉकेट से लॉन्च किया। हमारे पास में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है उसी से यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। अभी जो हमारा नेविक सिस्टम है ना, उसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं। इस प्रकार से आपको ये 7 सैटेलाइट देखने को मिल जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 सैटेलाइट ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रही हैं, जिसमें से 3 सैटेलाइट जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आपको देखने को मिल जाएंगी। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रहने का मतलब है पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे इन 3 सैटेलाइट्स को प्लेस किया गया है। तो 3 तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर हैं और बाकी जो यहाँ पे 4 सैटेलाइट्स हैं वो हमारी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखी गई हैं। इन सैटेलाइट का मेन काम क्या है? इनका मेन काम यही है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना, जो आप मैपिंग कर पाते हो, मैप यूज़ कर पाते हो उसको। जैसे आज जीपीएस सिस्टम का हम लोग यूज़ करते हैं, जीपीएस आपको ये मोबाइल में देखने को मिलेगा, वही सारी चीज़ें यूज़ हो पा रही हैं। उस तरीका यहाँ पर क्या है, ये नेविक सिस्टम है कि आने वाले समय पर हम नेविक का पूरी तरह से यूज़ करेंगे। और ये जो सैटेलाइट्स है जो हमने भेजी हैं, ये जो 7 सैटेलाइट अंतरिक्ष में हैं, ये इंडिया के पूरे रीजन को तो कवर करते हैं। इंडिया के साथ साथ इंडिया के बॉर्डर के पार 1500 किलोमीटर के आसपास का रीजन, यानी कि जो भारत का बॉर्डर है, भारत के बॉर्डर के बाहर 1500 किलोमीटर तक की भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जानकारी निकाल सकते हैं, उसकी मैपिंग भी कर सकते हैं। वो सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किए हैं वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अभी तो हम कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, नहीं वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो 7 सैटेलाइट्स हम लोगों ने लॉन्च की थी नेविक के अंदर में, ये जनरेशन 1 की थी। कौन सी? जनरेशन 1 की सैटेलाइट थी। जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाई की, जो अभी मंडे में यानी कल के दिन इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की है, हैवी सी सैटेलाइट, वो जनरेशन 2 की सैटेलाइट है। सेकेंड जनरेशन वाली सैटेलाइट हमने लॉन्च की है अब की बार, यानी थोड़ा सा और एडवांस हो गए हैं इसी पर्टिकुलर मामले में। जो पिछली ये 7 सैटेलाइटें काफ़ी हल्की मानी जाती हैं, बहुत हल्की है, इनका वेट लगभग 1425 किलोग्राम का है। अब की सैटेलाइट जो लॉन्च की गई है कल के दिन, वो काफ़ी ज़्यादा भारी है उसमें, क्योंकि एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पिछली सैटेलाइट को हम लोगों ने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था। अब की बार जो सैटेलाइट कल लॉन्च की गई है, इसको GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया है। एक सबसे बड़े रॉकेट से, पावरफुल रॉकेट से यहाँ पर लॉन्च किया गया है, क्योंकि बहुत दूर लेकर जाना था, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसकी शुरुआत कब होती है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो नेविक सैटेलाइट है ना, इसमें जो 7 सैटेलाइट है, इसमें से जो सबसे पहली वाली जो सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी वो 2013 में लॉन्च की थी, ठीक है। तो लगभग 10 साल हो चुके हैं। हालांकि बीच में इसको रिप्लेस भी किया गया है, रिप्लेस करने के बाद में दूसरी सैटेलाइट लॉन्च की गई है, बट मैं आपको बता रहा हूँ 2013 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब यहाँ पर इसी सैटेलाइट की, ये तो फर्स्ट जनरेशन था, अब इसकी सेकंड जनरेशन की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। उस सीरीज़ में अभी केवल NVS-01 पहला वाला भेजा गया है। आगे पॉसिबिलिटी है इस प्रकार की और भी जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स में हम लोग जो सैटेलाइट्स है उसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला है कि इस सैटेलाइट में बेसिकली एक रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक भी यहाँ पर भेजी गई है। तो अपने आप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अभी तक इंडिया ने डेवलप नहीं की थी, बट फर्स्ट टाइम इंडिया ने खुद से डेवलप किया और डेवलप करने के बाद में इसको लॉन्च भी किया है। अभी तक आपको पता होगा जैसे कि आप अपनी वॉचेस वगैरह, जो स्मार्ट वॉचेस वगैरह आ रही हैं, उसमें भी GPS सिस्टम यूज़ हो रहा है, लेकिन वो GPS सिस्टम है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर GPS सिस्टम में L1 फ्रीक्वेंसी का यूज़ हो रहा है, तो L1 फ्रीक्वेंसी वाली जो सैटेलाइट्स है वो इंडिया ने अभी तक लॉन्च नहीं की थी। जो हमारी पुरानी वाली सैटेलाइट्स है जो हमने नेविक में लॉन्च की हैं, वो L5 और S फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स के तौर पर लॉन्च की हैं। बट अभी L1 फ्रीक्वेंसी वाली सैटेलाइट्स, ये वाली जो कल लॉन्च की गई है, वो ये देखने को मिलेगी, यानी कि अब GPS को टक्कर दे सकेगा। GPS के साथ में हमारा जो नेविक सिस्टम है वो काम कर सकेगा। जो स्मार्ट वॉचेस हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उसके अंदर भी यहाँ पर जो ये नेविक है वो जल्दी यूज़ होता हुआ नजर आएगा। GPS की जगह आपको नेविक मिलने वाला है। वैसे कुछ कुछ जगह पर अभी यहाँ पे नेविक का यूज़ हो रहा है, कुछ कुछ प्रोसेसेस में। वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है ना, जो सैटेलाइट्स होती हैं वो लोकेशन प्रोवाइड करवाना बंद कर देती हैं, क्योंकि इन सैटेलाइट का मेन काम है आपको लोकेशन देना, बट वो लोकेशन प्रोवाइड करवाना बंद कर देती हैं। इसी के लिए क्या हुआ है, जो एटॉमिक क्लॉक है वो यहाँ पर लॉन्च की गई है, ठीक है। यह जो एटॉमिक क्लॉक है वो यहाँ पर इस चीज़ को फुलफ़िल करेगी।
अब इवन यहाँ पर इससे जो लोकेशन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो तो डिटरमाइन की जाएगी, उसके साथ साथ एक्यूरेट मेजर भी किया जाएगा, टाइम का पूरा मेजरमेंट यहाँ पर होने वाला है इस क्लॉक के माध्यम से, ठीक है। और बोला जा रहा है कि देखो जो पहले वाली सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी, यानी कि जो नेविक वाली हमने ये 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, इनकी उम्र लगभग 10 साल है। अगर एक जैसे कि 2013 में सबसे पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, उसको बाद में रिप्लेस भी कर दिया गया क्योंकि उसकी जो लाइफ है वो पूरी हो गई थी। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे सैटेलाइट्स की लाइफ पूरी होगी इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी 10 साल का यहाँ पर इनका उम्र है। लेकिन जो अभी नई वाली NVS-1 ये जो नई सीरीज़ सेकंड जनरेशन की सीरीज़ स्टार्ट की गई है, तो इसकी जो उम्र बताई जा रही है, इसका जो लाइफ टाइम है वो लगभग 12 साल है। तो थोड़ा सा लाइफ टाइम भी अब की बार इंक्रीज़ किया गया है, तो हर तरीके से फीचर्स और जो कैपेबिलिटीज़ है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आई हैं। अभी मैं आपको बता दूं, इंडिया में कुछ सेलफोन चिपसेट्स हैं। सेलफोन चिपसेट्स जैसे कि आप कह सकते हो ऐसे चिपसेट जो कि क्वालकॉम के थ्रू बनाए जाते हैं, मीडियाटेक के थ्रू बनाए जाते हैं, उन्होंने नेविक सिस्टम का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। जो नेविक रिसीवर्स हैं उन्होंने अपने इन प्रोडक्ट के अंदर में इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, इसमें लगाना स्टार्ट कर दिया। 2019 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। तो अभी नेविक सिस्टम अच्छी तरीके से लागू नहीं हुआ है, बट ये फ्यूचर है। आने वाले समय पर हम इसी का ही पूरी तरह से यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यही है ना, लाने का पर्पज़ यही है कि जैसे अलग अलग देशों के पास में खुद का ये GPS जैसा सिस्टम है, वैसा हम खुद का भी सिस्टम बना सकें और GPS के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, क्योंकि आज के समय पर दुनिया भर में मैक्सिमम कंट्रीज़ GPS सिस्टम का यूज़ कर रही हैं, जो कि USA बेस्ड सिस्टम है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा उससे हट कर अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब इस प्रकार के सिस्टम अलग अलग देशों के पास में, जैसे मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS US का सिस्टम है। उसके बाद में एक है ग्लोनास करके, यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये रशिया का सिस्टम है, खुद का इनका लोकेशन वाला। फिर गैलीलियो, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्टार्ट किया था, यूरोप का है। और QZSS यानी कि क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ये जापानीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑपरेट किया है, जापानीज़ गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है। और यहीं पर आप इंडिया का भी जब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है तो आप नेविक को ऐड कर सकते हो, वो इंडिया का खुद का इस प्रकार सा नेविगेशन सिस्टम कहलाता है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। एक बात और दोस्तों मैं बता दूं, जैसे GPS सिस्टम है वो ग्लोबल सिस्टम है, ठीक है, दुनिया भर में की रेंज में आपको ये देखने को मिलेगा। नेविक सिस्टम है ये रीजनल है। रीजनल कहने का मतलब है ये इंडिया वाले एरिया को, इंडिया के साथ साथ इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर दूर वाले एरिया को भी कवर कर सकता है। उस एरिया की जो मैपिंग है वो भी हमें प्रोवाइड करवा सकता है। ना दोस्तों आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि वो जो ग्रुप है उसको लेकर क्या चर्चा हो रही है। देखो, काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड की है, बहुत सारे मैसेजेस मैं लगातार रिसीव कर रहा हूँ कि ये जो ग्रुप है ये ज्वाइन करना है, जो ग्रुप आपने इस वाले वीडियो में दिखाया था। एक चीज़ मैं आपको पहले बिल्कुल साफ साफ आपको क्लियर कर दूँ कि जो कंटेंट ग्रुप में ऑलरेडी है वो कंटेंट आपको मिल चुका है। कैसे? PDF के अंदर जो आपको रोज़ाना PDF दी जाती है ना, उस PDF में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलेगी कि अलग से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ऐप में अपने PDF ओपन करना पड़ेगा और उसमें से यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल पाती है, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है। बात क्लियर हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वही चीज़ यहाँ पे मैंने एक पेड ग्रुप में सेंड कर रखी है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल पब्लिक ग्रुप में मैं वो सेंड करता हूँ तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कहीं ना कहीं कभी कोई ऐसा इमेज होता है या कभी कोई ऐसी यहाँ पर कुछ लाइनें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं कॉपीराइट इश्यूज़ में आ जाती हैं। जैसे पिछली बार यहाँ पे किसी वेबसाइट ने को पता नहीं कौन सी वेबसाइट थी, है ना, ब्रिटानिका थी, जाने कौन सी वेबसाइट थी पता नहीं, वहाँ से कॉपीराइट आ गया था कि आपने कंटेंट यहाँ पर शेयर कर रखा है, ये पिक्चर शेयर कर रखा है हमारा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उस समय पर, और जिसकी वजह से वो पेड ग्रुप स्टार्ट किया गया था। तो वो जो पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो बेसिकली अभी भी पेड ही है, उसके लिए पेमेंट करना होगा और इसमें आपको एक लाइफ टाइम एक्सेस मिल सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि आपका जो कहते हैं ना, वो जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के बाद में आपका जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। टॉपिक आप सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने सर्च किया ना ऊपर, ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जब आप सर्च करोगे तो आपको वो टॉपिक लाइन से मिलते चले जाएंगे, आप यहाँ पे उसको कवर कर सकते हो। प्लस सारा कंटेंट मिलता है डेली बेसिस पे, आपको इस लेक्चर का PDF भी वहाँ पर मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है वैसे। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एक पेमेंट चाहना है, पेमेंट डिसाइड किया गया था पहले। यहाँ पर मैंने 399 जो है 1 ईयर के लिए वो पेमेंट जो है डिसाइड किया था, एक मिनिमम पेमेंट जितना पॉसिबल था 399 1 ईयर के लिए। लेकिन उन लोगों को एज अ मतलब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है वो ज्वाइन हुए हुए हैं, उनका लाइफ टाइम एक्सेस कर दिया गया है। तो अभी यहाँ पर लाइफ टाइम एक्सेस के लिए जो पेमेंट है वो 499 रखा गया है, 499 लाइफ टाइम एक्सेस आपको यहाँ पे वो जो ग्रुप का है वो मिल जाएगा।
और वो कैसे करना है, क्या प्रोसेस होगा उसका पूरा, उसके लिए शायद मैं दोपहर में एक वीडियो बना सकता हूँ। उस वीडियो में आपको एक नंबर दिया जाएगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे आपने मैसेज करना है, और मैसेज पर ही आपको उस पर्टिकुलर एरिया में ही लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। तो पॉसिबिलिटी है दोपहर तक मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकूं, या फिर हो सकता है कि मैं एक जो पोस्ट है वो बनाकर आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूं। ठीक है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना चाहेंगे कि यहाँ पेड कर दिया, ये वो कर दिया। नहीं यार, बहुत मिनिमल अमाउंट है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल अमाउंट। लाइफ टाइम एक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जब तक आप हो और आपका ग्रुप है वो वाला, उसमें आपका जो कंटेंट पढ़ रहा है वो आपका पढ़ता रहेगा डेली बेसिस पर। जब ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ग्रुप में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिल जाएंगी जो कि आपको और ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे। आप सोचोगे हाँ वो वर्थ है। ठीक है। जैसे आपके कई सारे यहाँ पर जो PDFs हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं उस ग्रुप के अंदर में डेली बेसिस पर। जो पेड वाले हैं उनको पता है, बट मेरा कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था। बट डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस वजह से क्योंकि करना चाहता तो मैं ये स्टार्ट हो चुका था पिछले साल ही। पिछले साल लगभग फरवरी या मार्च में स्टार्ट कर चुका था 2022 में। तो मैं पूरे साल यहाँ पर इसको प्रमोट करता और आपसे ज्वाइन करवाता। बट अभी यहाँ पर क्योंकि इसके बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, पिछले साल भी नज़र आए थे प्रीलिम्स के अंदर में, इस साल भी नज़र आए हैं, तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो है आगे जो स्टेप है वो ले सकते हो। ठीक है। ना अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये छोटा सा देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति हैं श्रीवास्तव, इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो अभी यहाँ पे ये ना जो हमारे विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, उस विजिलेंस कमिश्नर के पद पर यहाँ पर इनको बैठाया गया है। यानी कि एक बॉडी हमारे पास में CVC करके, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है। इस कमिश्नर का मेन काम होता है एक सतर्कता बनाए रखने का, चौकसी रखने का। तो वो कैसे यूज़ किया जाता है वो सब आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ में वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ साहब, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट हैं, इन सब ने मिलकर जो ये सेरेमनी है वो अटेंड की है और इनको यहाँ पे विजिलेंस कमिश्नर के पद पर बैठाया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है आज के समय के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है। एक नए व्यक्ति बने हैं, नाम क्या है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इनका नाम आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। लेकिन एग्जामिनेशन में जो 1 डे एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे आपसे नाम पूछा जा सकता है सिंपल तरीके से। लेकिन जब बात करते हैं UPSC की, थोड़ा एडवांस में क्वेश्चन चला जाता है। आपने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, ये कमीशन क्या है और कैसे यहाँ पर ये बॉडी काम करती है, क्योंकि ऐसे बॉडी को लेकर क्वेश्चन बना है और इस बार भी बना है। ठीक है। तो ये जो है पॉलिटी का टॉपिक है, GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। इससे पहले जो मैंने आपको स्पेस वाला नेविक वाला टॉपिक पढ़ाया था उसको आप GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक से लिंक कर पाओगे। अब बात है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। तो सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है ये विजिलेंस के मामले में, एक निगरानी रखने के मामले में, सतर्कता के मामले में जो इंस्टीट्यूशंस होता है उसमें एक टॉप की बॉडी ये मानी जाती है। इसका मेन काम होता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार के अंडर में जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उसके ऊपर एक निगरानी रखना, उसके ऊपर सतर्कता बनाए रखना, सेफ तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं गार्डनेस, वो यहाँ पर बना कर रखना। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसको मॉनिटर करने का काम होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। ये कमीशन का मेन काम ये भी होता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, केंद्र सरकार के अंडर में जो अलग अलग संगठन हैं, उनको एडवाइस देता है प्लानिंग में, एग्जीक्यूटिंग में, कैसे यहाँ पर अपना जो विजिलेंस वर्क है उसको यहाँ पर बदला जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको लेकर जो अलग अलग एडवाइसेस हैं वो देने का काम करता है। बाकी इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे तो सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन होता है इसको सेटअप किया गया था हमारी सरकार के थ्रू फरवरी 1964 में। और इसको ऐसे ही नहीं सेटअप किया गया, एक कमेटी थी जिस कमेटी को हेड किया था के संतनम जी ने। उस कमेटी ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था कि हाँ इस प्रकार की हमारे पास में एक बॉडी होनी चाहिए। उसके बाद जाकर CVC नाम की बॉडी को बनाया गया। अब पार्लियामेंट ने क्या किया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट को बना दिया, पूरा कानून बन गया 2003 का। ये पूरा एक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो ये बॉडी बनाई गई है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी किसी का कोई दबाव नहीं इस बॉडी के ऊपर, एक इंडिपेंडेंट है, खुलकर ये काम कर सकती है, जो कि केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देगी, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज किसी के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। और जो भी रिपोर्ट तैयार होती है, जो भी यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करेगा, देखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी जो मॉनिटरिंग की गई है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें चेकआउट की जाएंगी उसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी और वो रिपोर्ट सीधा हमारे राष्ट्रपति के पास में यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में पहुँच जाएंगी। अब CVC का मेन फंक्शन क्या होता है तो वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके पास में जो फंक्शन करने की पावर जो आती है
वो पावर करप्शन को लेकर भी है, यानी इनके पास में कई सारी कंप्लेंट्स आती हैं करप्शन को लेकर, तो करप्शन को लेकर या फिर किसी ऑफिस का मिसयूज़ किया गया है ना, तो उसको लेकर भी यहाँ पर ये जो है कदम उठा सकते हैं। उसके अलावा जब इनको पता चलता है कि यहाँ पे करप्शन हुआ है, ये कोई घोटाला हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो, कुछ कैसे कदम उठाया जा सकता है, कैसे एक्शन लिया जा सकता है, उसको लेकर रिकमेंड कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो ये बॉडी है भले इंडिपेंडेंट बॉडी हो, लेकिन इसकी खुद की अपनी कोई विंग नहीं है, यानी कि अपनी खुद की कोई छापा मारने वाली एजेंसी नहीं है। तो उसके लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? सीबीआई के ऊपर में, जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं। साथ ही साथ में जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स हैं हमारे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जबकि सीबीआई की खुद की इन्वेस्टिगेशन विंग है, और सीबीआई के पास में जो पावर्स आती हैं वो दिल्ली वाले स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत आती हैं। आपको मैं पहले ये पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो कौन कौन होता है? देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, इस वजह से इसको मल्टी मेंबर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें यहाँ पर एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर देखने को मिलेंगे, जो कि चेयरपर्सन होते हैं, जिनको अभी अपॉइंट किया गया है, नाम आपने ऊपर देखा है। उसके अलावा 2 और विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, ठीक है। एक हो गए चेयरपर्सन और 2 बाकी और मेंबर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि जो मेन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे किया जाता है? तो उसको अपॉइंट करने के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो सारा काम करते हैं, यानी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में एक रिकमेंडेशन आता है, एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में कई लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा में जो यहाँ पर ओपोजिशन के लीडर हैं वो होते हैं। इन सब की मिलकर एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी यहाँ पर रिकमेंड करती है हमारे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, कि हाँ इस व्यक्ति को ये कमिश्नर बनाना चाहिए। देन लास्ट में प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। बात क्लियर हो गई? अब जो यहाँ पर इन कमिश्नर का टर्म होता है वो टेन्योर 4 साल का है। मैक्सिमम 65 साल की उम्र तक यहाँ पे सर्व कर सकते हैं, यानी इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए। 4 साल के लिए पहले यहाँ पर मतलब 4 साल का टाइम पीरियड पहले पूरा हो जाता है तो पद छोड़ना पड़ेगा, या 65 साल की उम्र पहले हो जाती है तो जो भी पहले हो जाता है उसके हिसाब से यहाँ पर टेन्योर खत्म हो जाएगा। रिमूवल, क्या इनको रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल रिमूव किया जा सकता है। जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकते हैं। अब किस बेसिस पर? क्या ऐसे ही? नहीं। देखो, अगर यहाँ पे कोई बैंकरप्सी का केस निकल कर आता है, यानी कि जो ये कमिश्नर है वो दिवालिया हो चुका है, कुछ पैसा नहीं बचा है, अनसाउंड माइंड का है, सही से काम नहीं कर पा रहा है ना, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। या फिर उसके ऊपर यहाँ पे कोई केस लगा हुआ है, किसी क्राइम के मामले में यहाँ पर उसको सज़ा मिली हुई है, तो या फिर किसी और दूसरे पेड एम्प्लॉयमेंट में वो लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे काम कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे जगह से पैसा कमाने में लगा हुआ है, या फिर अपने हित के लिए कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल गेन के लिए इसने कुछ ना कुछ घोटाला कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इन बेसिस पर क्या होता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को, इस चेयरपर्सन को सीवीसी के रिमूव किया जा सकता है। और रिमूव कौन करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। साथ ही साथ में ये जो व्यक्ति है इसको एक तरीके से और रिमूव किया जा सकता है अगर ये व्यक्ति मिसबिहेव करता है या फिर ये इनकेपेबल है, यानी कि काम करने के लिए योग्य नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इसको गिल्टी पाता है, यानी कि मुजरिम पाता है किसी केस में, तो बेसिकली यहाँ पर इस व्यक्ति को रिमूव किया जा सकता है। फिर एक और तरीका है, ये व्यक्ति खुद भी रिमूव हो सकता है। सपोज़ यहाँ पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लेकिन वो व्यक्ति खुद चाहता है मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो वो रिज़ाइन कर सकता है। डायरेक्टली यहाँ पे एक लेटर लिखेगा प्रेसिडेंट को, रिज़ाइन करके रिमूव हो सकता है उस पद से। ठीक है, तो जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी लक्ष्मीकांत के अंदर आपका पूरा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वो आपने यहाँ पे पढ़ लिया है, यानी स्टैटिक से ये करंट हम लोगों ने लिंक करके उन चीज़ों को समझा है। इन्हीं बैकग्राउंड नोट्स की बात कर रहा हूँ, वो सारे जो नोट्स हैं वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ में भी और वैसे जो ग्रुप ज्वाइन करोगे उसमें भी। आगे आते हैं एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में आर्टिकल पढ़ाया था नेविक वाला, सैटेलाइट वाला, उसको लेकर भी जो इन्फॉर्मेशन है, नेविक टेक्नोलॉजी क्या है ना, कौन कौन से देशों के पास में कौन कौन सी सैटेलाइट हमने लॉन्च की है, कितनी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी, कितनी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च की है, वो भी इन्फॉर्मेशन लिखित में प्रोवाइड करवा दी है। आप प्लीज़ पीडीएफ से डाउनलोड करना। अगले आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल में बात की गई है यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में। इंडिया जो है ये आसियान वाले देशों की जो कई सारी महिलाएं हैं उनको ट्रेन करेगा, क्योंकि इंडिया को यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर में कहीं ना कहीं एक महारत हासिल है। हमारे कई सारे जो जवान हैं उन्होंने सर्व किया है इस पीस कीपिंग मिशन में। तो पूरा प्रोसेस समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है मामला, लेकिन उससे पहले आपने समझना होगा ये आसियान क्या है। देखो, जब अपन आसियान कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इसमें 10 देश आते हैं और इनको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनका पूरा ग्रुप। इसमें 10 देश कौन कौन से हैं? लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कैम्बोडिया जो कि अभी न्यूज़ में भी है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। ये कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, जो 10 कंट्रीज़ हैं। इनको याद कैसे रखना है? बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि पहले आसियान को लेकर भी क्वेश्चन बन चुका है।
याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, बहुत पॉपुलर ट्रिक है, सभी को पता होगा। टीवी क्लिप एमबीबीएस या टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस सीधा बोल सकते हो, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एम से मलेशिया, बी से बर्मा यानी कि म्यांमार, और बी से ब्रुनई, और एस से सिंगापुर। ये यहाँ पर इसकी एक ट्रिक हो सकती है इन 10 देशों के नाम याद रखने की। तो इन 10 देशों से कई सारी जो महिलाएं हैं उनको भारत ट्रेन करेगा ताकि वो यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए तैयार हो जाएं। अब ये यूएन पीस कीपिंग क्या है इसको समझना होगा। एक पार्ट तो हमने इस आर्टिकल का समझा, दूसरे पार्ट पर आते हैं। देखो, यूएन पीस कीपिंग की जो शुरुआत है वो 1948 में हुई थी, 1948 में। याद रख सकते हो, हमारी देश की आज़ादी के 1 साल बाद इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली बार जो यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं उनको मिडिल ईस्ट वाले रीजन में तैनात किया। यूएन पीस कीपिंग नाम से पता चल रहा है ये यूनाइटेड नेशन का ही एक प्रोजेक्ट है। पीस कीपिंग मतलब शांति को बनाए रखने के लिए मिशन चलाए जाते हैं। दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर देश के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कई सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से महिलाएं, बच्चे और बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान रहते हैं, उनको घर छोड़ना पड़ता है अपना, बहुत बुरे हालात हैं। अफ्रीका में कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो सफ़र कर रही हैं, मिडिल ईस्ट में कई सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, कई बार इंटरनल वॉर्स हो चुकी हैं इन देशों के अंदर में। तो जब हालात बेकार हो जाते हैं तो उन देशों के अंदर में शांति बनाए रखने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए इस प्रकार का जो यूएन पीस कीपिंग मिशन है वो चलाया जाता है। सिंपल हो गया, समझ में आ गया। तो यूएन पीस कीपिंग क्या करता है, ये काफ़ी सारे देशों की मदद करता है, उन देशों की जो देश कहीं ना कहीं उन देशों में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है उनको वहाँ से उस पूरे हाल से एक शांति की तरफ बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इसमें यूएन पीस कीपिंग के अंदर में क्या होता है, दुनिया भर से जो अलग अलग जो देश हैं वो अपने सोल्जर्स को भेजते हैं। ठीक है, अपने यहाँ से जो सोल्जर्स उनको भेजा जाता है इस मिशन के अंदर में। इंडिया से भी कई सारे लोग हैं जो कि इस यूएन पीस कीपिंग जो मिशन फोर्स है पूरी जो बना रखी है उसको ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, ये जो मिशन है इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो ट्रूप्स हैं, जो पुलिस हैं दुनिया भर से, उनको तैनात किया जाता है अलग अलग जगह में जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं दुनिया भर में। ठीक है, तो जो इंडियन वीमेन है इनका एक बहुत बड़ा रोल है पीस कीपिंग फोर्स के अंदर में। इसी वजह से भारत जो है आसियान से आने वाली महिलाओं को भी ट्रेन करेगा, क्योंकि आसियान कंट्रीज़ की डिमांड है। ठीक है, तो बैकग्राउंड यहाँ पर यही है कि भारत की काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं वो मतलब इस पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर में काम कर रही हैं। पहली बार इतिहास में, पहली बार इस पीस कीपिंग के अंदर जो इतिहास है ना इसका, पहली बार आप देखोगे तो भारत ने सारी की सारी जो फीमेल फॉर्म्ड पुलिस यूनिट जो है ये पहली बार लाइबेरिया के अंदर में डिप्लॉय की थी। लाइबेरिया में साल 2007 में इनको तैनात किया गया था सारी फीमेल फोर्सेस को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक वॉर हो गया था, सिविल वॉर की वजह से जब हालत ख़राब हुए तो वहाँ पे शांति बनाने के लिए इस प्रकार से इंडिया ने कई सारी फीमेल पुलिस यूनिट को भेजा वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख पाओगे हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, यहाँ पर ना जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मांग भी की है कि देखो इंडिया की साइड से बहुत सारी जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर हुआ है इस पीस कीपिंग फोर्स के अंदर में। इंडिया ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है दुनिया भर में शांति को बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और खासकर इंडिया की साइड से जो महिलाएं निकल कर आई हैं वो यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अमेजिंग है। नाउ अब बात यही आती है कि वेमेन का जो करंट स्टेटस है इस फोर्स के अंदर में वो कहाँ पर स्टेट करता है। तो सबसे पहली बात देखो, वेमेन को कई सारे रोल मिलते हैं इसमें। ठीक है, वेमेन को अलग अलग एरियाज़ में डिप्लॉय किया जाता है, पुलिस, मिलिट्री, सिविलियन, ठीक है, अलग अलग जगह में। और ख़ासकर जिस भी देश में हालत काफ़ी ख़राब है वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो परेशान हो रही हैं, उन महिलाएं के जो राइट्स हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए भी जो यहाँ पे विमेन हैं उनको इस फोर्स के तहत यहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है। करंट समय पर नंबर्स की बात करेंगे तो यूएन के अकॉर्डिंग साल 2020 में आप देखोगे जो 95,000 कितने 95,000 के आसपास पीस कीपर्स आपको देखने को मिलेंगे। इन पीस कीपर्स में से 4.8% तो महिलाएं हैं केवल, बाकी 10.9% आपके देख पाओगे फॉर्म पुलिस यूनिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड 34% जो जस्टिस और करेक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड पर्सनल हैं वो आपको इस मिशन के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। तो महिलाओं का भी रोल, एक काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल यहाँ पर यह है कि इस मिशन के अंदर में, इस फोर्स के अंदर में महिलाओं को रखना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो पॉपुलेशन, जिन जिन देशों में हालत ख़राब है उस देशों के अंदर में जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको संभालने के लिए महिलाएं सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, महिला को समझने के लिए जो विमेन है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। ठीक है, जो बच्चों के खिलाफ वायलेंस हो रहा है, दूसरी विमेन के खिलाफ वायलेंस हो रहा है, तो उसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए जो विमेन है वो इनको इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर में रखा जाता है।
दूसरी चीज़ यहाँ पे इस पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आता है। फॉर एग्जांपल कैसे, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर जो वेमेन होती हैं ना, उनको किसी आदमी से बोलने से मना किया जाता है। एक महिला किसी पुरुष के साथ में कोई बातचीत नहीं कर सकती। कई सारी कंट्रीज़ में इस प्रकार के यहाँ पे लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे वेमेन के ऊपर में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा कि एक वेमेन ही हेल्प कर सकती है। तो वेमेन जो यहाँ पर इस पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर में है, वो यहाँ पर उनकी मदद कर सकती हैं। तो ट्रस्ट को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बिल्ड करता हुआ ये नज़र आता है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा यूएन पीस कीपिंग मिशन, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, ये टॉपिक आज हम अचानक से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कल 29 मई थी, और 29 मई नहीं, बेसिकली ध्यान रखना है 29 मार्च को। हर साल 29 मार्च को यहाँ पे, मतलब अब की बार जो 29 मार्च है, इसमें 75th यूएन पीस कीपर्स जो डे है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और इंडिया एक ऐसा देश है जिसने कई सारे ऑफिसर्स को यहाँ पर भेजा है इस मिशन के अंदर में, इस फोर्स के अंदर में। तो इंडिया की साइड से लगभग 5900 जो ट्रूप्स हैं, वो कह सकते हो कि 12 अलग अलग देशों में फैले हुए हैं इस फोर्स के तहत, जहाँ पे शांति बनाई जानी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। आई होप आपको जो क्लैरिटी है वो इस चीज़ के रिगार्डिंग मिल चुकी है। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है इंडिया ने अभी तक लगभग 2,75,000 जो अपने ट्रूप्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं पीस कीपिंग मिशंस के अंदर में कंट्रीब्यूट किए हैं। अलग अलग जगह पे शांति बनाने के लिए इतने हम लोगों ने अपने ट्रूप्स का यूज़ किया है, जिसमें से 159 जो हमारे आर्मी हैं वो कहीं ना कहीं शहीद हुए हैं दुनिया भर में अलग अलग देशों में इन्हीं प्रोसेस में शांति को बनाने के लिए, क्योंकि उन देश में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट था, तो उस वजह से यहाँ पर वो शहीद हुए लड़ते लड़ते। आई होप आपको यहाँ पर जो चीज़ें समझ में आ चुकी हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये। कल भी न्यूज़ में था, बट आज फिर से न्यूज़ में आया है। कल एक खासकर ग्राफिक आया था, ठीक है, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को पहली बार, मतलब अपना पहला वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो यहाँ पर मिल चुका है। तो पीएम मोदी ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो ये ट्रेन है इसको हरी झंडी दिखा दी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं, प्लस जो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी कई सारे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ये जो ट्रेन है, पहली वंदे भारत ट्रेन है, इसका उद्घाटन किया है और इसको हरी झंडी दिखाई है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये गुवाहाटी जो है असम के अंदर में, ठीक है, असम में जो गुवाहाटी है इसको वेस्ट बंगाल के नई जलपाईगुड़ी से कनेक्ट करने का काम करेगी। ये जर्नी है बहुत कम समय की हो जाएगी, लगभग 5.5 घंटे में आप यहाँ पे असम से वेस्ट बंगाल के नई जलपाईगुड़ी में पहुँच जाओगे इस ट्रेन के माध्यम से, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके अलावा पीएम मोदी ने 182 कितना 182 रूट का, मतलब 182 किलोमीटर का एक नया जो इलेक्ट्रीफाइड सेक्शंस है वो हमारे नेशन को दिया है। और बोला जा रहा है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम है, मेघालय है, यहाँ सभी जगह पर हम क्या करेंगे, जो रेलवे ट्रैक्स उनको इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो ट्रेन है वो यहाँ पे रन करेंगी। उसके अलावा और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा की जा रही है। पीएम मोदी ने मेंशन किया है कि साल 2014 से पहले ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो रेलवे को लेकर काम था वो बहुत कम था, लेकिन अब की बार यहाँ पर ये जो बजट है ये भी इस साल 10,000 करोड़ कर दिया गया है। पहले यहाँ पर इसका जो बजट है वो 2,500 करोड़ था, बट अभी 10,000 करोड़ कर दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इस बजट के तहत क्या होगा, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, इन सभी स्टेट्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा हमारे पूरे देश के साथ में। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में प्रॉब्लम यहाँ पर यही रहती है कि वो थोड़ा सा इंडिया से दूर पड़ जाता है। एक छोटा सा पतला सा रास्ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसके माध्यम से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भारत कनेक्ट करता है। तो इनकी कनेक्शन को इंडिया के साथ में जोड़ने के लिए ये जो रेलवे है वो स्टार्ट किया जा रहा है। और जल्दी यहाँ पर एक ऐसी लाइन चलाई जाएगी जो कि आपको, मतलब आप ट्रेन से इधर के हिस्से से बैठोगे और सीधा आप पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कई सारे स्टेट्स में, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, सभी को यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, प्लस बड़ी लाइन की जो ट्रेन है वो स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो आपको ये सारे के सारे स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये सारे के सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। अभी जो ट्रेन चलाई गई है वो असम से यहाँ पर वेस्ट बंगाल के नई जलपाईगुड़ी तक चलाई गई है। ना दोस्तों, आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में 2-3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, उनको हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आज के इस डिस्कशन से मिलने वाली है। तो 2 आर्टिकल तो हम लेने वाले हैं अपने द हिंदूज़ के, जहाँ पे बात की जा रही है कि जो हमारा हायर एजुकेशन है वहाँ पे टीचर की कमी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक एडिटोरियल बात करता है हाइसर टेक्नोमीज़ के बारे में। तो ये
हिस्टेरेक्टोमीज़ होती क्या हैं इसको समझेंगे, प्लस यहाँ पे इंडिया में क्यों अननेसेसरी ये बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है वो सब समझेंगे। उसके अलावा हमारे पास में एक एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है, पहले उसको कवर करेंगे। दोस्तों ये आर्टिकल आज का आर्टिकल ऑफ द डे है और आपको पता है मैं एडिटोरियल यहाँ पे लाने की ऐसी कोशिश करता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलिवेंट हो, जहाँ पे कोई ऐसी उटपटांग या फालतू बातें ना हो या कुछ ऐसे ओपिनियंस ना हो जो कि यहाँ पे आपके आंसर को अफेक्ट कर सकें। तो बात यहाँ पर यह है कि आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन अब की बार भी पूछे गए थे। कोल पावर प्लांट से रिलेटेड, ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आए थे अब की बार, है ना। तो आज का जो एडिटोरियल ये बात करता है वाई बैनिंग न्यू कोल रन पावर प्लांट्स इज़ अ गुड आइडिया, यानी कि जो हमारे कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स में कोयला जलाकर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, तो जो नए वाले प्लांट्स हैं इनको बैन कर दिया जाना चाहिए। और बैन करना बहुत अच्छा आइडिया है, इसको लेकर यहाँ पे राइटर ने ये पूरा आर्टिकल लिखा है। क्या है राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़, चलो एक एक करके समझते हैं। दोस्तों जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस पूरे आर्टिकल को लेकर सब मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया स्क्रीन पर नीचे की साइड में, बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो फेसिंग आउट कोल के बारे में बात की जा रही है। भारत प्लानिंग कर रहा है कि जो नए वाले प्लांट हैं, कुछ ऐसे नए प्लांट तैयार किए जा रहे हैं जिसमें कोयला जलाकर बिजली का उत्पादन होगा, लेकिन उसको हमें बंद कर देना चाहिए, मतलब उसको बनाना ही नहीं चाहिए, रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ हमारा गोल है कि हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, पोल्यूशन से लड़ना है, हमने अपने टारगेट रख रखे हैं, साल 2070 तक इंडिया को नेट न्यूट्रलिटी का टारगेट अचीव करना है। तो वो कैसे हो पाएगा? एक तरफ हमारे टारगेट्स बड़े बड़े हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख पाओगे कि हम पोल्यूशन करने की तैयारी में हैं, भरपूर मात्रा में कोयला जलाने की तैयारी में है, तो वो हो नहीं पाएगा ऐसे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नए पावर प्लांट्स हैं जो बनाए जा रहे हैं जो कोयले का यूज़ करेंगे उसको बैन कर देना चाहिए, उसकी जो बनावटी उसको रोक देना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को रोक देना चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बोली जा रही है, जो हमारे पास में पुराने पावर प्लांट्स हैं, काफ़ी पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो 25 साल पुराने हैं, उनको रन करो। उनको रन करना कोई बैड आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी भी उन पावर प्लांट्स का जो स्टेशन हीट रेट होता है वो काफ़ी अच्छा है, वो अभी चल रहा है। तो आप यहाँ पे उन्हीं का यूज़ कर सकते हो, पुराने वाले पावर प्लांट्स का। नए पावर प्लांट्स को जो खासकर कोयले से चलते हैं उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पर्टिकुलर स्टेप का इंपॉर्टेंस क्या होगा ये हम समझते हैं। भारत ने अगर ये कदम उठाया है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज़, ये इंडिया का प्रॉमिस दिखाएगा, इंडिया का कमिटमेंट दिखाएगा कि भारत ने जो कमिटमेंट लिया था कि हम पोल्यूशन से लड़ेंगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करेंगे, उसके प्रति भारत कुछ ना कुछ कदम उठा रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर दर्शाई जाएंगी। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो कोल पावर कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। चाइना के बाद में इंडिया है जहाँ पर कई सारा कोल जलाने के बाद में बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। चाइना में आप देख पाओगे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कोयले बेस्ड देखने को मिलेंगे, बट सेकंड नंबर पर इंडिया कहीं ना कहीं आ जाता है। तो हमें कोयले को इस पर्टिकुलर पूरे सिनेरियो से, इस एनवायरमेंट से फेस आउट करना, बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी का डेवलपमेंट करना होगा। यानी कि अभी जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो कोयला जलाकर हो रहा है, तो उसको रोक कर हमें थोड़ा फोकस करना होगा कि हम सूर्य से सोलर एनर्जी जनरेट करें, जो विंड है हवा से विंड एनर्जी जनरेट करें। इस चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस देना होगा कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट की जा सकती है, क्योंकि ये खुद सरकार का प्लान है। क्या प्लान है कि हम साल 2030 तक 500 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करने वाले हैं। हमारे पास में 2030 तक 500 गीगावाट तक एनर्जी ऐसी होगी जो रिन्यूएबल एनर्जी से बन रही होगी, यानी कि जिससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, कोई कोयला वगैरह नहीं जल रहा होगा। सिंपल सी बात है, सोलर एनर्जी से या फिर विंड एनर्जी से हम यहाँ पे उसको जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में राइटर बोलते हैं कि इन नए पावर प्लांट्स को, नए कोल पावर प्लांट्स को अलाउ करना, ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि आप नए कोल पावर प्लांट्स बनाओगे तो उससे कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप पैसा भी खर्चोगे, बहुत कुछ खर्चोगे, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो इमेज है वो डाउन होगा दुनिया भर में, क्योंकि दुनिया भर के देश फोकस यही कर रहे हैं कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। इंडिया का क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होगा। इससे अच्छा यह है कि जो पैसा आप यहाँ पे इसको बिल्ड करने में लगा रहे हो, उससे अच्छा वो जो पैसा है वो आप रिन्यूएबल एनर्जी को सेटअप करने में लगाओ, ठीक है। और इंडिया यहाँ पर इस प्रकार के प्लांट को बंद कर रहा है, इससे एक अच्छा फ़ायदा ये भी होगा, इससे एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि जिस जिस एरिया में पावर प्लांट है उसमें कई किलोमीटर तक जो हवा है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, प्रदूषित है। क्यों? क्योंकि रोज़ भरपूर मात्रा में टन्स में कोयला जलता हुआ नज़र आ रहा है, और इससे पोल्यूशन तो हो ही रहा है और पब्लिक हेल्थ भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है, लोगों की हेल्थ भी ख़राब होती चली जा रही है ना। ये यहाँ पर एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक फ़ायदा ये भी है कि
अगर हम कोल पावर प्लांट को बंद कर देते हैं तो भारत की जो डिपेंडेंसी है, ऐसा नहीं कि कोयला सारा भारत में मिलता है, कोयले की खदानें भारत के पास में होने के बावजूद भी हम अपना जो कंजम्पशन उसको करने के बावजूद भी अलग अलग देशों से कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको बंद करने के बाद में जो भारत की डिपेंडेंसी है, निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर में, वो बंद हो जाएगी। समझ गए इस बात को? इससे जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बिजली सस्ती हो जाएगी। तो ये जो कदम है ये थोड़े से ज़्यादा हेल्पफुल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो पावर प्लांट है ना, इन पावर प्लांट में आप जितना पैसा खर्चोगे उससे कहीं गुना कम पैसों में आप रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हो। यानी रिन्यूएबल एनर्जी में जितना खर्चा आता है उससे 2-3 गुना ज़्यादा खर्चा एक कोयले वाले पावर प्लांट लगाने में खर्चा आता है। तो कहीं ना कहीं एक समझदारी ही है ये कि हम एक नया कोल पावर प्लांट ना लगाएं। क्लियर हो गई? अब बात यहाँ पर यह है कि राइटर बोलते हैं एक डेटा देखो कि कितना इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत में कितना बिजली का उत्पादन केवल और केवल कोयले से ही हो रहा है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़े मात्रा में निर्भर है कोयले के ऊपर में, उसी से यहाँ पर बिजली का उत्पादन हो रहा है। लगभग 60% जो भारत के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है वो डायरेक्टली कोयले से जनरेट की जा रही है। और कोयला जल रहा है, इसी की वजह से जो कार्बन एमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, वो हो रहा है। यानी हमारे देश में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा, सबसे मेन कारण यही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसी को कंट्रोल कर लिया तो आपने आधी जीत हासिल कर ली इस रास्ते में, आधे से ज़्यादा जीत हासिल कर ली, क्योंकि 60% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा है 2022-23 में कि इन वाले पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो बड़ा है। यानी 2022-23 से भी पिछले साल की कंपैरिजन में आप 2022-23 को कंपेयर करोगे तो 8.87% से यहाँ पर बिजली का उत्पादन कोयले वाली एनर्जी से यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है। मतलब कम करने की बजाय हम यहाँ पर इसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना पड़ेगा हमें। नाउ उसका राइटर बोलते हैं कि वाई शुड इंडिया रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कोल। क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे यार जैसा चल रहा है चलने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया को क्यों आखिरकार जो डिपेंडेंसी है यानी कोयले के ऊपर जो निर्भरता है वो ख़त्म करनी चाहिए, आखिरकार क्यों करना चाहिए? पहली चीज़, प्रदूषण को कम करने के लिए। कोयला एक हाई पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल है जिससे बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं। कोयले को जलाओगे आप तो उसमें से क्या क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, पर्टिकुलेट मैटर। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज, यानी टेम्परेचर बढ़ता चले जाएगा। स्मॉग, एसिड रेन, रेस्पिरेटरी डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इवन लोगों की यहाँ पर उम्र से पहले मृत्यु होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं जो कोयला है वो हाई पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। कोयला एक सिंगल सबसे बड़ा सोर्स आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का। ठीक है, और आपको पता है हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट साइन कर रखा है, और पेरिस एग्रीमेंट के साइन हमने वादा कर रखा है कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे। एक तरफ कमिटमेंट है हमारा, दूसरी तरफ हम यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। क्लियर हुआ? तो पहला तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? कोयले को बंद करना चाहिए। दूसरा, अ वे टू क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि जब तक हम इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तब तक हम दूसरी सोचने वाले हैं ही नहीं कि कैसे आगे बढ़ना है, कुछ नहीं सोच पाएंगे। तो इसके लिए हमें ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें कोयले को हटाना पड़ेगा। इसमें हम लोग सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास एनर्जी, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक नया रास्ता खोजना पड़ेगा जो कि पोल्यूशन फ्री हो। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और प्रोसेस, मतलब एक और रीज़न देखने को मिलेगा क्यों कोयला हटाना चाहिए। एड्रेस वाटर स्कैर्सिटी, क्योंकि जो आपके कोयले वाले पावर प्लांट्स होते हैं ना, इसमें कोयले के अलावा और एक दूसरी चीज़ भी बहुत अधिक मात्रा में यूज़ होती है, वो है वाटर। पानी का यूज़ भी लार्ज क्वांटिटी में है, तो पानी का एक्सट्रैक्शन, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कोल माइनिंग के लिए, पावर जनरेशन के लिए। इससे पानी की स्कैर्सिटी यानी पानी की कमी देखने को मिलेगी। इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे वाटर स्ट्रेस देश में बनने लगेगा। तो इसलिए भी हमें कोयले के ऊपर निर्भरता ख़त्म करनी चाहिए। फिर उसके बाद में एक चीज़ और है कि इंपोर्ट हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अभी काफ़ी डिपेंडेंट है अलग अलग देशों के ऊपर में। तो अगर हम लोग यहाँ पर कोयले को बैन कर देते हैं, कोयले के ऊपर अपनी निर्भरता ख़त्म कर देते हैं, तो इससे लाखों करोड़ों रुपए का जो फॉरेक्स रिजर्व है, हमारा पैसा है, वो बच जाएगा, हमें नहीं देना पड़ेगा दूसरे देशों को। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जॉब भी काफ़ी सारी जनरेट होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि कोयले से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे आप बढ़ोगे तो कई सारी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंक्रीज़ होंगी, जॉब बढ़ेंगी, अलग अलग सेक्टर्स ओपन होंगे, जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बहुत चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब सवाल यह कि कहने में तो आसान है, करेंगे कैसे?
तो उस चीज़ का राइटर ने आंसर दिया है, मतलब राइटर ने हर एक एस्पेक्ट को कवर किया, आप देख पा रहे हो। इसी वजह से बोल रहा हूँ आर्टिकल ऑफ द डे है ये, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एडिटोरियल ऐसा पढ़ो जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, आपको मेंस में भी हेल्प करे, प्रीलिम्स में भी हेल्प करे। तो यहाँ पर ये वाला जो हेडिंग है बात करता है कि कैसे इंडिया जो है अपनी डिपेंडेंस को कम कर सकता है, वो सजेशन भी राइटर ने अपने आप से दे दिए। यानी आपको सवाल भी मिल रहा है और साथ ही साथ में आपको उत्तर भी यहाँ पर मिल जा रहा है। तो पहली चीज़ क्या करना होगा, इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो हम लोग यहाँ पर कैसे डिपेंडेंसी को कम कर पाएंगे, सबसे पहली चीज़ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस बढ़ाना होगा। हमें सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास के तहत एक रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होगी। एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम करना होगा, इंडिया को एनर्जी बचानी होगी, पोल्यूशन कम करना होगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर हम लोग अपनी पावर प्लांट्स की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव कर सकें। उसके अलावा जो पुराने टेक्निक्स हैं, पुराने मेथड्स हैं, पुराने वाले कोल प्लांट्स हैं, रिटायर कर दो उन्हें। इंडिया क्या कर सकता है, अपने जो बहुत ही ज़्यादा पुराने प्लांट्स हो चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, एक मात्र से ज़्यादा कर रहे हैं, और उनको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ रहा है तब जाके मेंटेनेंस उनका मेंटेन हो पा रहा है, तो भाई वो तो नुकसान ही है ना अपने लिए। तो इसलिए क्या करो, चाहे उसको रिटायर कर दो, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि ऐसा नहीं है ये सब कुछ आसान होगा, एकदम से रिन्यूएबल एनर्जी पर आ जाना कुछ अजीब सा नहीं लग रहा कि भाई इतने सालों से कोयले से बनी हुई बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, 60% इलेक्ट्रिसिटी पूरे देश में अभी भी यहाँ पर कोयले से बन रही है, एकदम से रिन्यूएबल एनर्जी पर आ जाओ, एक झटका लग जाएगा, देश को संभल नहीं पाएगी इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्टर है वो। तो ऑब्वियस सी बात है चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को टैकल करना होगा। परेशानियाँ क्या हो सकती हैं, पहली चीज़ जो हमारे डिस्कॉम सेक्टर हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। डिस्कॉम सेक्टर समझ रहे हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, यानी आपके घर तक जो बिजली पहुंचाती हैं वो ये डिस्कॉम वाली होती हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ होती हैं। ये वहाँ से बिजली खरीदती हैं जो पावर प्लांट्स होते हैं और ख़रीदने के बाद आपके घरों तक पहुंचा पाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ये कंपनीज़ हैं ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, राज्य सरकारों के अंडर में। लेकिन प्रॉब्लम पता है ये है कि पिछले कुछ समय में इनका जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। इनके पास में ज़्यादा पैसा वगैरह, फंड वगैरह देखने को मिलेगा नहीं। इनके पास में प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इवन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए डिस्कॉम कंपनीज़ को आगे चलाने के लिए। ट्रांसमिशन, देखो पहली प्रॉब्लम तो ये आपने समझ लिया। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते भी हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए। एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, नया इन्वेस्टमेंट, नई ट्रांसमिशन लाइन बिछानी होगी, कैसे बिजली के तार खींचे जाएंगे, कैसे घर तक पहुँचाया जाएगा, नए सब स्टेशन, सब मीटर, स्मार्ट मीटर्स, डिमांड रिस्पॉन्स, बैटरी स्टोरेज, सब कुछ यहाँ पे नया करना होगा। उसके लिए एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास में जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं ये बहुत कम है, और इन्वेस्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी होने की वजह से हम ये चीज़ें एकदम से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं बढ़ा सकते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। नाउ अब यहाँ पे इसी आर्टिकल के ऊपर आपने एक मेंस का क्वेश्चन लिखना है। आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्कस द नीड, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फेसिंग आउट कोल्स फॉर इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट एक्शन। आपने समझाना है भारत की जो ज़रूरत है प्लस चुनौतियां हैं और क्या क्या यहाँ पे अवसर आपको देखने को मिलेंगे कोयले को भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से बाहर करने के लिए। अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी जो हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ से कोयले को बाहर निकाल दें तो कोयले को बाहर निकालने की ज़रूरत, चुनौतियाँ क्या होंगी इसमें और क्या क्या अवसर होंगे, नए नए अवसर, वो आपने यहाँ पे बताने हैं। एक बार मैं हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई के लिए कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता, चुनौतियाँ और अवसरों पर चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे 60,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अब जब अपने आंसर्स को सबमिट करोगे तो दोस्तों एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है, प्लीज़ यहाँ पर एक बार जाकर विजिट कर लेना। आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है लैक ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन। जो हमारे हायर एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है
और ये जो शॉर्टेज है हायर एजुकेशन में कोई अभी से नहीं है, 1980 से ही शॉर्टेज है, बट आज के समय पर ये शॉर्टेज बड़े लेवल पर हो चुकी है। आर्टिकल में बोला जा रहा है, जो राइटर हैं पुष्कर, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं ना, इनकी कमी की वजह से, क्योंकि हमारी हायर यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन में फैकल्टी मेंबर्स की कमी है, तो उसकी वजह से जो देश का नॉलेज सेक्टर है वो कहीं ना कहीं ग्रो नहीं हो पा रहा है। और इंडिया जो विश्व गुरु की तरह पहचान अपनी बनाना चाहता है वो कभी नहीं कर पाएगा जब तक यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर, नॉलेज सेक्टर ग्रो नहीं करेगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को ज़रूरत है कि भाई एक अच्छे खासे मात्रा में टीचर्स और रिसर्चर्स उनके पास में हों, ताकि नॉलेज को अच्छी तरीके से बांटा जा सके सभी के बीच में। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छी खासी मात्रा में, बट टीचर्स की यहाँ पर कमी है, तो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार आपको देखने को मिल जाता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। नाउ अब आर्टिकल में राइटर ने पहला टॉपिक उठाया है, वाई इज़ देयर नो रिलायबल डेटा ऑन फैकल्टी शॉर्टेज। टीचर्स का शॉर्टेज है हायर एजुकेशन में, उसको लेकर हमारे पास में डेटा भी नहीं है। डेटा क्यों नहीं है उसके बारे में जानकारी दी है। देखो, साल 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक नया टास्क फोर्स बनाया है, और उस टास्क फोर्स को यहाँ पे एक प्रॉब्लम के अंदर में देखने के लिए बोला है, और यही प्रॉब्लम की यहाँ पर फैकल्टी शॉर्टेज को लेकर, भाई ये जो प्रॉब्लम है इसको फटाफट देखो और रिपोर्ट तैयार करो। तो 2011 के अंदर इसने रिपोर्ट तैयार करी। रिपोर्ट का नाम था रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन फैकल्टी शॉर्टेज एंड डिज़ाइन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। इस रिपोर्ट ने यह बताया, ऑब्जर्व किया कि सर बहुत बड़ा शॉर्टेज है टीचिंग स्टाफ का। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में, ये अगर आप नंबर सुन लोगे तो एक सरप्राइज़ वाला मैटर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन है क्या प्रॉब्लम, ये कि हमारे पास में कोई डेटा नहीं है, जिसकी वजह से हम कभी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दे नहीं पाते किसी को। ठीक है, ये डेटा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी अपनी वेबसाइट बना रखी है। देखो, हर एक इंस्टीट्यूशन की, हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट बनी हुई है। उस वेबसाइट पर वो थोड़ा डेटा डाल देते हैं और थोड़ा डेटा डालने के बाद में रोक देते हैं। ज़्यादातर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का यही हाल है। उनकी वेबसाइट इनकम्प्लीट पड़ी हुई है, आधी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फैकल्टी मेंबर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाली है और बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब सरकार जब यहाँ पे अपनी रैंकिंग तैयार करती है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दी जाती है, तो वो इन वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब जब स्कूल की साइट से, इंस्टीट्यूट की साइट से ही वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन नहीं डली है, तो जब इनकी रैंकिंग तैयार करोगे वहाँ पे आप उसी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो वो रैंकिंग सही कैसे हो सकती है, ये भी यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। तो इन रैंकिंग की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और वो इन्हीं की वजह से है, स्कूल की खुद की वेबसाइट की वजह से, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस ने फैकल्टी मेंबर्स को सही से मैनेज नहीं किया है, अपनी वेबसाइट को सही से मैनेज नहीं किया है, और टीचर स्टूडेंट का रेशियो ख़राब है। थोड़े समय के लिए पार्ट टाइम के लिए किसी टीचर को रख लेते हैं कम दाम में अपने पैसा बचाने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा यहाँ पर लिमिटेड होता चले जा रहा है। अब उसके बाद में राइटर बोलते हैं, क्या जो ये शॉर्टेज है, क्या ये क्वान्टिटेटिव इशू है? अब इसको समझते हैं। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि देखो, जो शॉर्टेज है इंडिया में फैकल्टी का हायर एजुकेशन में, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, आपको समझना होगा। मतलब 3-4 प्रकार के शॉर्टेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे पहली तरीका आप देखोगे, यहाँ पे क्या है ना, कि जो बहुत सारे नंबर ऑफ़ फैकल्टी मेंबर्स हैं, है ना, यहाँ पे आप देखोगे जो इतने सारे फैकल्टी मेंबर्स का एक्यूट शॉर्टेज है। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें क्षमता ही नहीं है कि वो अपने फैकल्टी को हायर कर सकें, क्योंकि उनको फैकल्टी की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हायर नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे मेन कारण आपको देखने को मिल पाएगा। अच्छा, अब आप कहोगे कि इंस्टीट्यूट नहीं हायर कर पा रहा है, उसके पीछे का भी तो मेन कारण होगा। पब्लिक इंस्टीट्यूट है, सरकार का इंस्टीट्यूट है, वो हायर नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है? दिक्कत यहाँ पे बताया गया, मेन रीज़न है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास में खुद पैसा नहीं है। जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आप देखोगे, बात आती है, चलो ये तो हमने सरकारी कॉलेज की बात कर लिया, बात आती है प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेज अपना अलग गेम खेल रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे हमेशा सोचता है कि भाई मैं प्रॉफिट में चलूँ, प्रॉफिट मेकिंग में यहाँ पर चलूँ, और इसके लिए जो प्राइवेट कॉलेज के ओनर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमेशा कम करके ज़्यादा कमाना चाहते हैं, कम काम करके ज़्यादा कमाना चाहते हैं। इसके लिए वो लेस क्वालिफाइड टीचर्स को यहाँ पे क्या करते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं पार्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, और बहुत के कम पेमेंट पर, पुअरली पेड पेमेंट पर यहाँ पर उनको अपॉइंट कर लिया गया। अब अपॉइंट कर लिया गया तो आप कह सकते हो क्यों? क्योंकि कॉस्ट डाउन रखी जा सके, पैसा कमा सकें। दूसरा, यहाँ पे आपको कोटा सिस्टम, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिल जाएगा। कुछ कास्ट के लिए अलग से पोजीशंस रखी जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स भी सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पर फैकल्टी मेंबर का शॉर्टेज यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर एक और तरीका है, मतलब फिर एक और रीज़न है
क्या है, कई सारे फैकल्टी मेंबर्स में क्षमता ही नहीं है यहाँ पर काम करने की। ठीक है, वो कई सारे ऐसे फैकल्टी मेंबर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और एक रीज़न यहाँ पर ये भी, कई सारे फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं जिनका लोकेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा दूर है इंस्टीट्यूट से, है ना। और आपको एक डिसबैलेंस नज़र आएगा। डिसबैलेंस के बारे में यहीं पर राइटर चर्चा कर चुके हैं पहले। डिसबैलेंस आपको किस प्रकार से नज़र आएगा कि देश में एक जगह ऐसी है जहाँ पे टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, और एक जगह ऐसी जहाँ पे टीचर्स का ओवरफ्लो है। दिल्ली के अंदर में आप देख पाओगे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपको देखने को मिल जाएंगे, ओवरफ्लो है। लेकिन बाकी जब दूसरे सेक्टर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर टीचर्स की कमी है। तो ये इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस करना होगा। यहाँ पे जो ओवरफ्लो हो रहा है टीचर्स का, वो एक्स्ट्रा टीचर्स यहाँ पे पहुँचाने होंगे इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, दूसरी जगह पर जहाँ पर एक्चुअली में शॉर्टेज चल रहा है, तभी काम हो पाएगा। और इस पूरे प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज़ लानी होंगी, अलग अलग नीतियाँ लानी होंगी, तभी जाके काम हो पाएगा। आई होप आपको यहाँ पर जो बात है अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि आखिरकार जो ये टीचर्स इनकी कमी है हायर एजुकेशन में, उसके पीछे का रीज़न क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है। अगले एडिटोरियल पर आते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल बात किया जा रहा है व्हाट हैज़ इंडिया डन टू कर्ब अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमीज़। हिस्टेरेक्टोमीज़ रिसेंटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर आया है। तो इंडिया ने जो लोग फालतू में इस प्रकार की हिस्टेरेक्टोमीज़ करवा रहे हैं, उसको रोकने के लिए इंडिया ने क्या किया है, उसको लेकर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, बस खाली अच्छे से सुनते हुए चलना। प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखेंगे। तो इस आर्टिकल को क्यों लिखा गया है, तो इस एडिटोरियल को यहाँ पर सौम्य कालिया ने लिखा है। लिखने के पीछे का रीज़न है कि देखो, इंडिया में जो खासकर पुअर और लेस एजुकेटेड वेमेन हैं, गरीब हैं, कई सारी महिलाएं, है ना, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो खासकर गांव वाले एरिया में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ना हाइसेरेक्टोमीज़ जो हिस्टेरेक्टोमीज़ है, ये वाला जो प्रोसेस है ये करवाया है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये एक मेडिकल एक्टिविटी आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो ये इन्होंने ये काम करवा लिया अननेसेसरली, मतलब ज़रूरत नहीं थी फिर भी, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने कुछ तरीके यहाँ पर निकाले हैं। उन्होंने कुछ मेजर्स लाने के बारे में चर्चा की है। भैया इस मुद्दे को टैकल करना होगा, इंडिया को यहाँ पे रोकना होगा। ये जो अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमीज़ करवाई जा रही हैं, इसको रोकना होगा। सवाल यह है कि सर ये हिस्टेरेक्टोमी होती क्या है। देखो, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, एक सर्जरी करवाई जाती है। सर्जरी में जो महिला का यूट्रस है, जो वॉम्ब है, उस वॉम्ब को बॉडी से निकलवा लिया जाता है। वॉम्ब बेसिकली क्या है, एक ऑर्गन है महिला के बॉडी में, जहाँ पर जो बच्चा है वो धीरे धीरे करके प्रेगनेंसी के समय पर बढ़ता है। बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है महिला के वॉम्ब में, वो उसी पर्टिकुलर एरिया में होता है। तो उसी वॉम्ब को क्या होता है, निकलवा लिया जाता है। आई होप आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो प्रेगनेंसी के समय पर जहाँ पर बच्चा बनता है पेट में, उसी हिस्से को यहाँ पर निकलवा लिया जाता है। उसी रिमूवल को हिस्टेरेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अब हिस्टेरेक्टोमी के अलग अलग प्रकार हैं। जब केवल यूट्रस रिमूव किया जाएगा तो वो कहलाती है पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी। जब यूट्रस के साथ साथ सर्विक्स भी रिमूव कर दिया जाएगा तो वो कहलाती है टोटल हिस्टेरेक्टोमी। और जब यूट्रस, सर्विक्स और वेजिनाई का कुछ हिस्सा, उसके बाद में लिगामेंट्स, टिश्यूज़ को भी यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा तो वह कहलाती है रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। तो 3 प्रकार की यहाँ पर हिस्टेरेक्टोमीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया में जो हिस्टेरेक्टोमी है उसका लेकर यहाँ पर पूरा मामला क्या है, क्यों करवाई जाती है, रीज़न क्या है। देखो, इंडिया में जो हिस्टेरेक्टोमी परफॉर्म की जाती है, ये किसी कारण की वजह से परफॉर्म की जाती है। जब एक महिला को कोई बीमारी है, महिला को जैसे फेब्रॉइड्स मतलब होता है कि महिला के वॉम्ब के अंदर में ना, जहाँ पे बच्चा बनता है, उस वॉम्ब में नॉन कैंसर वाले जो सेल्स हैं वो लगातार ग्रो हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो जो नॉन कैंसरस ग्रोथ जब होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वॉम्ब को ही बॉडी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसी हिस्से को निकाल दिया जाएगा अगर उसमें नॉन कैंसरस ग्रोथ होगी तो। उसके अलावा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है एंडोमेट्रियोसिस, मतलब एक ऐसी डिजीज़ आपको देखने को मिल जाएगी जहाँ पर जो टिश्यू है ना, ये यूट्रस से बाहर ग्रो करने लगता है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाएगा। या कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो गई, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इश्यूज़ हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो प्रोसेस है करवाया जाता है, हिस्टेरेक्टोमी करवाई जाती है। यानी कि एक ट्रीटमेंट है बेसिकली, जिससे यहाँ पर कैंसर टिश्यूज़ को रिमूव किया जा सकता है, या कोई पेल्विक पेन है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर ये काम कर लिया गया। लेकिन चलो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर उसके लिए हिस्टेरेक्टोमी करवाया गया। इसमें दिक्कत क्या है, देखो इसमें ना कुछ दिक्कतें भी हैं। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से एसोसिएटेड कुछ इश्यूज़ हैं। पहले इश्यूज़ क्या है कि ये काम यंगर वेमेन में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उस जजमेंट में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अगर हिस्टेरेक्टोमीज़ का यहाँ पर यूज़ कर रही हैं तो यहाँ पे जो महिला की एज है वो 45 है, 45 या 45 से ज़्यादा उम्र वाली महिलाओं में यहाँ पर ये प्रोसेस करवाया जाता है।
लेकिन इंडिया में हम देख पा रहे हैं यंगर महिलाएं जो खासकर जवान हैं, लगभग 28 से लेकर 36 की उम्र तक की महिलाओं में भी यहाँ पर ये वाली जो एक्टिविटीज़ है ये होती हुई नजर आई है, और ये जो नंबर है बढ़ता चले जा रहा है, हिस्टेरेक्टोमीज़ के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये फालतू में भी हो रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर मतलब कह सकते हो सरकार ने कुछ कदम है वो यहाँ पर उठाने की कोशिश की है। हमारे पास में इवन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक डेटा है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है ना, उसका रिसेंट जो डेटा निकल कर आया उस डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 3% के आसपास ऐसी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 15 से लेकर 49 के आसपास है। उन्होंने कहीं ना कहीं हाइस्टेरेक्टोमी से यहाँ पर ये जो एक्टिविटी करवाई है। जो ये हिस्टेरेक्टोमी है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही है? ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम के बाद मेघालय, जहाँ पे महिला की उम्र 15 से लेकर 49 है। ये एरियाज़ में सबसे ज़्यादा ये एक्टिविटी करवाई गई है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि ये जो एक्टिविटी है सबसे ज़्यादा सदर्न रीजन में पॉपुलर है, सदर्न रीजन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये करवाई गई है। ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अभी आपको मैप में दिखाया था, असम, मेघालय, मिजोरम वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे सबसे कम इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो करवाई जाती है। और इनमें खतरनाक बात यह है कि बेफालतू में बिना वजह यहाँ पर ये वाली हिस्टेरेक्टोमीज़ को करवा लेना, इस प्रकार की सर्जरी करवा लेना। इसको लेकर इवन एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था 2013 में कि अननेसेसरी जो हिस्टेरेक्टोमीज़ है, जो सर्जरी है, इसको रोका जाए। उस पिटीशन ने यहाँ पर रिवील करते हुए बोला कि जो बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान की महिलाएं हैं, यहाँ पर अननेसेसरी बिना वजह बेफालतू में अपनी जान को खतरे में डालकर, अपने हेल्थ को खतरे में डालते हुए इस प्रकार की जो ये सर्जरीज़ हैं वो यहाँ पर करवाई हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो पैसा मिल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ही मज़े आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर इस प्रकार की जो अननेसेसरी ये जो सर्जरी है वो कर रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। अब इस इशू को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी डिसीजन आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कह सकते हो कुछ गाइडलाइंस में ऑलरेडी बोला था कि भाई देखो, जो उम्र है ये उम्र जो है इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उम्र 45 या 45 से ऊपर होनी चाहिए। और गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि देखो, सभी लोगों के पास में एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ का, राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21, मतलब राइट टू लाइफ बेसिकली अंडर आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ जीने का अधिकार आपको मिलता है। तो राइट टू लाइफ भी कहीं ना कहीं, राइट टू हेल्थ भी बेसिकली कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का हिस्सा बन जाता है। तो आपने यहाँ पर उसका ध्यान में रखना होगा। ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो बात है अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ये जो पूरा डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता वाला केस है ये मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है कि आखिरकार इस सर्जरी को लेकर क्या क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप गाइज आपको मज़ा आ चुका होगा। बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ पे आज डिस्कस किया है, और फटाफट आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन क्या था? वोल्बाचिया मेथड कभी कभी न्यूज़ में आता है, बताओ ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो कल भी मैंने आपको बताया था जब मैंने डेंगू वाला आर्टिकल आपको पढ़ाया था। ठीक है। तो वोल्बाचिया मेथड जो है यूज़ किया जाता है ताकि जो मच्छर से फैलने वाली वायरल डिजीज़ है उसको कंट्रोल किया जा सके। उसको कंट्रोल करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है। कल मैंने आपको जब डेंगू पढ़ाया था तो इसके बारे में बताया था। दोस्तों ये था डिस्कशन। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।